हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम अपने शैक्षिक प्रबंधन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने शैक्षिक प्रबंधन के अर्थ, उद्देश्य, कार्य, विशेषता यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम शैक्षिक प्रबंधन की कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं। शैक्षिक प्रबंधन में, किसी भी प्रकार के प्रबंधन में, हमें प्रबंध करने के लिए तीन प्रकार के संसाधन होते हैं: भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन मुख्य रूप से होते हैं। और तीसरा वित्तीय संसाधन भी यूज में ले सकते हैं, या परिचालन संसाधन, जो पूरी सिस्टम प्रणाली होती है उसका भी प्रबंध करना होता है। तो लॉरेंस एप्ले नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने मानवीय संसाधन पे जोर दिया है। अब आप उसको याद कैसे करेंगे? तो एप्पल यूजर, ऐसे हम बोलते हैं ना कि एंड्रॉयड यूजर है या एप्पल यूजर, तो एप्पले से एप्पल यूजर याद कीजिए। मतलब उन्होंने कहा है कि हम मशीनी या मशीनीकरण या भौतिक संसाधन, जैसे कि कोई मशीन है, भौतिक संसाधन है कोई, हम भौतिक संसाधन की क्षमताओं को बढ़ाने से अच्छा है हम कार्मिक की क्षमताओं को बढ़ाएं। ये मतलब कि इन्होंने मानवीय संसाधन की कुशलता पे जोर दिया है। तो इन्होंने यूजर की क्षमताओं पे जोर दिया है कि जो यूजर है, जो मशीन को यूज कर रहा है, जो तकनीक को या प्रणाली को या सिस्टम को यूज कर रहा है, अगर उसमें कार्य क्षमता होगी तो वो बेहतर तरीके से रिजल्ट आउटपुट निकाल पाएगा। तो लॉरेंस एप्ले ने मानवीय संसाधनों की कुशलता पर जोर दिया है। एप्पल यूजर से हम इसे याद कर सकते हैं। अब हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। फर्स्ट है सीयर्स की परिभाषा। सीयर्स को आप ऐसे याद कर सकते हैं, सी प्लस कुछ ईयर्स तो हो गया सीयर्स। शैक्षिक प्रबंधन में कैसे याद करेंगे कि कोई भी शैक्षणिक संस्था है, उसके कुछ पूर्व नियोजित कार्यक्रम होते हैं कि हम पुराने के ईयर्स में जाके देखें, पुराने वर्षों में जाकर देखेंगे तो उसके कुछ पूर्व नियोजित उद्देश्य होंगे उस संस्था के। उन्हीं पूर्व नियोजित उद्देश्यों को प्राप्त करना प्रबंधन कहलाएगा। ये सीयर्स की परिभाषा है। सी ईयर्स से याद रख सकते हैं। अब जेडी मुने को आप जेडी टाटा से याद कर सकते हैं। जो टाटा कंपनी है या टाटा जो समूह है, टाटा ग्रुप है, वो जाना जाता है अपनी सहजता के लिए और अपनी सामान्य प्रणाली के लिए। रतन टाटा जी थे, वो इतने सामान्य और सहज व्यक्ति थे कि बहुत ही साधारण ढंग से रहने वाले थे। तो हम जेडी मुने को याद करेंगे जेडी टाटा से, कि जो सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जितने भी संसाधनों का या फिर संस्थाओं का उपयोग करना, उनको नियोजित करना, वो सब प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ये जेडी मुने की परिभाषा है। अब है लूथर गुलिक। आपको लूथर किंग तो याद होंगे, तो लूथर किंग से हम याद करेंगे। लूथर किंग क्या थे? लूथर किंग की एक सत्ता थी, और वो सत्ता कैसी थी? ऐसे मान लो एक औपचारिक सत्ता थी। औपचारिक सत्ता कैसी होती है? जिसमें कुछ ना कुछ नियम, कानून, कायदे होते हैं। तो जो सॉरी लूथर किंग की औपचारिक सत्ता थी, उस सत्ता में कार्यों का विभाजन होगा और उन्हीं विभागों को नियंत्रित करना, निर्देशित करना, उनके द्वारा जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति करना ही प्रबंधन है। ये लूथर गुलिक की परिभाषा है, जो हमें लूथर किंग से याद करनी है। लूथर किंग की एक सत्ता थी, तो वो कैसी औपचारिक सत्ता थी, और औपचारिक सत्ता में होते हैं विभाग। तो विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों को हम कार्य आवंटित करेंगे और फिर उन कार्यों का निर्देशन, मूल्यांकन और उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, वो सब कुछ जानना प्रबंधन है। अब आते हैं सुल्टजे। सुल्टजे को आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में अपन सुलटना बोलते हैं कि सुलट गए, सुलटना, या फिर कुछ ऐसे तरीके से याद कर सकते हैं जिसमें साज सच्चा है। ये कोई भी संस्था है, उसमें जो संसाधन है
उनकी साज सज्जा करना, उनको नियमित ढंग से यूज करना और उनके द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति करना प्रबंधन है। ये सुलझे की परिभाषा है, जो आप सुलट साज सज्जा से याद कर सकते हैं। एक वर्ड सुलझे, साज सज्जा। अब है उर्विक। तो उर्विक को याद कर सकते हैं आप, उर्वी, उर्फी या उर्वी, जावेद, जावेद कुछ है ना, जो अभी फेमस हो रखी है एक उल्टे सीधे कपड़ों के लिए। तो आप उनसे याद करती है कि उनकी क्या होती है, एक योजना होती है। उर्वी जावेद, उर्फी जावेद जो भी हैं, वो एक योजना होती है उनकी कि उनको कैसे कपड़े पहनने हैं। तो उसके अनुसार वो प्लानिंग करती हैं, क्रमबद्ध प्लानिंग करती हैं कि हमें नोटों की या कुछ भी उल्टी सीधी जीन्स की सी ड्रेस पहननी है या तारों से बनी ड्रेस पहननी है। तो उनकी एक योजना होती है और उस योजना के अनुसार वो क्रमबद्ध तरीके से अपने उद्देश्यों को बांटती हैं और उन उद्देश्यों की छोटे छोटे घटनाक्रमों के द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। यही प्रबंधन है। ये उर्विक का है, तो जिसको आप उर्फी जावेद से याद कर सकते हैं। तो एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। और संगी संग आपको याद हो जाए इन चीजों के, इन तरीकों से माध्यम से, मेरा उद्देश्य तो यही है। सी ईयर्स यानी पूर्व के, ईयर्स में जाके देखना कि पूर्व नियोजित कोई भी शैक्षणिक घटनाक्रम है, उनके उद्देश्य की प्राप्ति। जेडी मुने जेडी टाटा से याद करना है कि सामान्य उद्देश्य। लूथर गुलिक लूथर किंग से याद करना है कि एक औपचारिक सत्ता है। सुल्टजे साज सज्जा से याद रखना है, सुल्टजे। और उर्विक उर्फी जावेद से याद रखनी है। और लॉरेंस एप्ले एप्पल यूजर से याद रखने हैं। अब आते हैं कि ना, जो शैक्षणिक प्रबंधन है उसके सिद्धांत दिए गए हैं कि वो 4 प्रकार से सिद्धांतों को बांटा गया है। पहले सिद्धांत जो प्राचीन विचारधारा पे आधारित सिद्धांत है, जिनको बंद सिद्धांत भी बोलते हैं, जिनमें मानवीय संसाधनों को पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। इनमें जो भौतिक संसाधन है, ये औद्योगिक क्रांति के टाइम पे आए थे। बेसिकली ये नियम जो प्राचीन विचारधारा के नियम है, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि इनपुट कम हो और आउटपुट ज्यादा हो। कि कैसे हम संसाधनों का अधिकतम यूज करके और अधिकतम आउटपुट निकाल सकें। तो इस प्राचीन विचारधारा में 4 सिद्धांत आते हैं मेनली। F.W. टेलर की वैज्ञानिक विचारधारा है, हेनरी फेयोल की प्रशासनिक विचारधारा है, और एक शास्त्रीय विचारधारा आती है गुलिक उर्विक इन रिले और मुने की सॉरी। और मैक्स वीबर की आती है नौकरशाही वाली विचारधारा। तो ये विचारधारा ना मोस्टली औद्योगिक क्रांति के टाइम आए थे। तो औद्योगिक क्रांति में क्या था कि आउटपुट मैक्सिमम निकालने के लिए कार्मिकों को, संसाधनों को इस प्रकार यूज किया जा रहा था। तो फिर आते हैं मानव संबंध। मानव संबंध में एल्टन मेयो का सिद्धांत आता है, जो मानवीय संबंधों पे ध्यान देता है। उसके बाद व्यावहारिक और व्यवस्था वाली विचारधाराएं भी आई थी, उनके भी सिद्धांत हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं F.W. टेलर का वैज्ञानिक विचारधारा। F.W. टेलर ने जो अपनी वैज्ञानिक विचारधारा बताई थी, उसमें इन्होंने कहा है कि हम मोस्टली ट्राई एंड लर्न के सिद्धांत पे काम नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने इसको गलत माना है कि हम कोशिश करें और फिर उस अनुभव से सीखें। इससे अच्छा है हम तथ्य इकट्ठे करें, उनका विश्लेषण करें, उनके आधार पे एक सिद्धांत बनाएं, एक विचारधारा बनाएं और उसको लागू किया जाए। इससे हमारा आउटपुट बढ़ जाएगा। तो इन्होंने अनुभव पर और सीखने पर आधारित क्रियाओं और अंगूठे के नियम इन द सेंस की व्यवहार पर आधारित या अनुभव पे आधारित नियमों को खारिज कर दिया। और इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति पर विचार किया है, इसलिए इन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता भी कहते हैं। तो इनकी वैज्ञानिक प्रबंधन की जो विचारधारा है, उसकी विशेषता ये है कि वो विज्ञान वैज्ञानिक
तथ्यों पर या फिर एक सार्वभौमिक नियम की व्याख्या करता है। वो अनुभव द्वारा सीखने और व्यक्ति द्वारा सीखने के नियमों को परहेज करता है। इनके इनका इनकी विचारधारा की विशेषता थी कि जो समन्वय को बढ़ा सके, संसाधनों के कम यूज से उत्पादकता अधिक हो। इनपुट हम संसाधनों का कम से कम उपयोग करें और हमारी उत्पादकता अधिकतम हो, इनकी ये भी विचारधारा थी। और व्यक्ति के हित की बजाय इन्होंने संस्था के हित को सर्वोपरि रखा है या सर्वोपरि माना है कि व्यक्ति के हित की जगह संस्था का हित ही सबसे बड़ा हित है। फिर हम आगे पढ़ते हैं इनके उद्देश्य। उद्देश्य यानी कि किस प्रबंधन की वैज्ञानिक विचारधारा को लाने का उद्देश्य क्या था। जैसे कोई फैक्ट्री है, जैसे कोई संस्था है, उसमें कोई काम हो रहा है, कुछ भी उत्पादन हो रहा है। अब उस उत्पादन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। उस फैक्ट्री का जो हित है, जैसे ये औद्योगिक टाइम पे लाए गए, हम इस फैक्ट्री को संस्था भी बोल सकते हैं। कोई संस्था है, वो किसी ना किसी प्रकार का उत्पादन कर रही है। हो सकता है फिजिकल गुड्स का उत्पादन कर रही हो सकता है कोई वैल्यू का उत्पादन कर रही हो। जैसे हम शैक्षिक प्रबंधन में वैल्यू का उत्पादन करते हैं कि एक बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको इस प्रकार की वैल्यूज देनी है शिक्षा के माध्यम से कि वो अपना जीवन, आगे का जीवन सरलता पूर्वक, सादगी पूर्ण और अपने व्यक्ति और समाज के और देश के हितों की पूर्ति कर सके, और जो भी वो अपने जीवन में करना चाहता है उन कार्यों को कर सके। तो ये हमारी एक शैक्षिक संस्था का उद्देश्य होता है। तो एक कोई संस्था है, उसका कुछ उद्देश्य है, लेकिन उस उद्देश्य पूर्ति में हमें कुछ प्रॉब्लम आई, तो हमें प्रबंधन के सिद्धांतों की जरूरत पड़ी कि कुछ ना कुछ हमारे मैनेजमेंट में कमी है। तो इसके लिए जब टेलर साहब आए तो उन्होंने बोला कि किसी भी संस्था के उद्देश्य की पूर्ति ना होने का सबसे बड़ा रीजन है सोल्डरिंग, जिसे इन्होंने कहा है काम ढिलाई या काम चोरी। कि जो संस्था के कार्मिक हैं, वो काम चोरी करते हैं कहीं ना कहीं पे, इसीलिए समयबद्ध या नियत समय तक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो ये वैज्ञानिक विचारधारा का या वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत का आने का सबसे बड़ा रीजन था, उद्देश्य था। अब उद्देश्य ये था, उन्होंने अपने सिद्धांत की, वैज्ञानिक विचारधारा प्रबंधन के सिद्धांत की विशेषताएं भी हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं कि इन्होंने सिद्धांत कौन से दिए। जो इनकी वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत है, उसके अंतर्गत इन्होंने मेनली 5 सिद्धांतों की बात की है। इन्होंने कहा है कि एक कोई संस्था है, उसके कोई भी एक संस्था का मालिक होगा और एक संस्था में काम करने वाले कार्मिक होंगे। तो उन्होंने कहा है कि इन दोनों के बीच ना हमेशा संघर्ष चलता रहता है। मालिक चाहता है कि मेरे जो संसाधन है उनका उपयोग कम करके ये कार्मिक मुझे अधिकतम उत्पादन दें, और कार्मिक चाहते हैं हम कम से कम काम करें। तो ये संघर्ष की बजाय अगर मैत्री का भाव लेके चलें, तो ये संस्था के हित की पूर्ति कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों को अपनी अपनी मानसिक स्थितियों में बदलाव लाना होगा, क्योंकि कार्मिक चाहता है कि मुझे कम काम करना पड़े, और मालिक चाहता है कि कार्मिक ज्यादा काम करके मेरा अधिकतम उत्पादन करें या मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो इसको इन्होंने मानसिक क्रांति भी बोला है, टेलर साहब ने। कि जो मानसिक क्रांति में यही था कि जो मालिक है और जो कार्मिक है, उनको दोनों को अपने अपने मानसिक लेवल पे चेंजेस लाने होंगे। कि जो मालिक चाहता है कि मेरे कार्मिक अधिकतम काम करके मुझे अधिकतम उत्पादन दें, और कार्मिक चाहते हैं कि हम कम से कम काम करें और हम अधिकतम, हमें प्रॉफिट हो, हमारी सैलरी अच्छी हो। तो इन दोनों मानसिक, इसको मानसिक क्रांति कहा है कि दोनों मैत्री भाव से रहें। संघर्ष की जगह अगर ये मित्रता का भाव रखेंगे तो संस्था का उद्देश्य नियत समय पे पूर्ण होगा। पहला सिद्धांत ये। दूसरा सिद्धांत इन्होंने कहा है कि व्यक्तिवाद की जगह समाजवाद को बढ़ावा दिया जाए। व्यक्तिवाद ये है कि संस्था में कोई व्यक्ति है, उसके हित की पूर्ति हो रही है, लेकिन समाजवाद का अर्थ ये है कि
संस्था के सभी सदस्यों की हितों की पूर्ति होनी चाहिए और संस्था के हितों की पूर्ति होनी चाहिए। थर्ड, इन्होंने अंगूठे के नियम को न मानकर वैज्ञानिक नियम को माना है। इन्होंने कहा है कि अनुभव आधारित जो नियम होते हैं, जैसे कि हम किसी संस्था में हैं और अगर अपन शैक्षिक संस्था का ही उदाहरण लें, जैसे हम किसी स्कूल में हैं एज ए एम्प्लॉय और हम वहां पे अपने अनुभव आधारित चीजें कर रहे हैं कि एक टीचर है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो हमारा अनुभव कहता है कि जो अच्छा काम करता है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, तो हमें उन्हें व्यावहारिक तरीके से प्रमोट कर सकते हैं और हम उनकी व्यावहारिक तरीके से प्रशंसा भी कर सकते हैं। लेकिन पता चला कि क्योंकि वो हम संस्था के प्रधान हैं, तो हमने उन्हें विद डॉक्यूमेंट प्रमोट कर दिया बिना किसी सरकारी नियम से। तो ये हमारा एक पर्सनल और एक इमोशनल वो तरीका रहा निर्णय लेने का, जो कि गलत है, क्योंकि इससे लॉस होगा संस्था के हित का। संस्था यानी शैक्षिक जो संस्थान है हमारी, उसके हितों का, क्योंकि हो सकता है उनसे सीनियर भी कुछ लोग हैं, उनका पहले प्रमोशन होना था और भी नियम ही ऐसे नहीं है, सरकारी नियम के अनुसार उनका भी 2 साल बाद प्रमोशन होना है, लेकिन हमने उनमें एक क्वालिटी देखी और हम उस क्वालिटी की वजह से इमोशनल होके अपने अनुभव जन्य आधार पे हम निर्णय ले रहे हैं, तो ये गलत है। तो उन्होंने कहा है अंगूठे के नियम के आधार पर वैज्ञानिक तथ्य या जो नियम है, नियमों के आधार पे चलना है। एक इन्होंने अधिकतम हित, संस्था के अधिकतम हित को सर्वोपरि माना है कि संस्था के अधिकतम हित के लिए सबको काम करना चाहिए, ना कि व्यक्ति के अपने पर्सनल हित के लिए। और फिफ्थ नियम है इनका कि व्यक्ति का अधिकतम विकास होना चाहिए, कि कोई भी संस्था है उसमें अगर किसी व्यक्ति का अपना हित पूर्ण हो रहा है तो वो संस्था के हित भी पूर्ण करने में लग जाएगा। जैसे कोई भी कार्मिक है, उसकी सैलरी उसे सही टाइम पे सही ढंग से मिल रही है, उसकी और छुट्टियां हैं, उसके से रिलेटेड जो भी उसके पर्सनल हित हैं थोड़े बहुत, कि उसको बीमार हुआ तो उसे छुट्टी मिल रही है, उसे सेफ्टी प्राप्त हो रही है वहां से। तो अगर व्यक्ति का अधिकतम विकास हो रहा है, उसे स्किल मिल रही है, तो संस्था का भी अधिकतम विकास होगा। मानसिक क्रांति वो ही द्वंद है जो जो मालिक और कार्मिक के बीच में चलता रहता है, उसी द्वंद को उन्होंने मिटाने के लिए कहा है कि मैत्री का भाव रखा जाए बजाय संघर्ष के। अब ये सिद्धांत देने के बाद टेलर साहब ने 4 तकनीक बताई हैं। ये वो 4 तकनीक हैं जिसके आधार पे हम इन सिद्धांतों को भी लागू कर सकते हैं। पहली है इनकी फोरमैन कार्यात्मक प्रणाली की। फोरमैन इन्होंने कहा है कि मोस्टली जो संस्था है उनमें 2 प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो होते हैं उत्पादन संबंधित और एक होते हैं मैनेजमेंट संबंधित। तो मैनेजमेंट संबंधित में हमें 4 बड़े लेवल के मैनेजर टाइप या उन्हें क्लेरिकल टाइप पोस्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। उनके अंडर में जितने भी एम्प्लॉई हैं वो काम करने चाहिए, ये कहा है। ऐसे ही इन्होंने उत्पादन लेवल में कहा है कि उत्पादन के स्तर पे हम यहाँ पे 4 कैंडिडेट नियुक्त करेंगे। जो कोई एक कैंडिडेट होगा जो रिपेयरिंग का मैटर देखेगा, कोई उनको आउटपुट का मैटर देखेगा, कोई उनके बीच में प्रबंधन करने का कार्य देखेगा। तो इस प्रकार इन्होंने, कोई इंस्ट्रक्टर होगा, तो इस प्रकार इन्होंने ऊपर 4 पोस्ट रखी है, इसी प्रकार 4 पोस्ट रखी है। इस प्रकार ये 4 मैन कार्यात्मक प्रणाली कहलाई है। सेकंड इनकी जो तकनीक है वो है समय, थकान और गति की, कि हमें किसी कार्य को करते टाइम पता होना चाहिए कि इसमें कितना समय लगने वाला है, कितनी थकान होने वाली है और कितनी गति। गति इन्होंने कहा है कि किसी कार्य को करने के लिए हम इधर उधर हाथ पैर जो मारते हैं, कि किसी चीज की जरूरत है, किसी सिस्टम की जरूरत है, किसी प्रणाली की जरूरत है, उसे इन्होंने गति कहा है। कि अगर हमें ये सब कुछ पता होगा तो हम
वो कार्य या वो उद्देश्य समय पर पूर्ण कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई कार्य 2 घंटे में होना है, तो उसके बीच में हमें कितनी थकान होनी है, तो हम इस हिसाब से कार्मिकों को भी अलॉट कर सकते हैं, कितने कार्मिक कर सकते हैं। हमें किसी चीज की गति के लिए गति इधर उधर जो हमारा टाइम वेस्ट होता है पूछने के लिए, वो सब बच सके। इन सबको हमें पहले से ही पता होना चाहिए एक संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। थर्ड इन्होंने तकनीक बताई है विभेदात्मक मजदूरी की, कि जो एक सैलरी है उसमें हमेशा विभेदन होना चाहिए, जिससे हम स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को स्किल्ड होने के लिए प्रमोट कर सकें, उनके अंदर वो मोटिवेशन रहे। जैसे कोई अनस्किल्ड पर्सन है तो उसकी सैलरी अलग होगी, और कोई स्किल्ड पर्सन है तो उसकी सैलरी अलग होगी। अब इससे होगा क्या कि अनस्किल्ड पर्सन हमेशा स्किल सीखना चाहेगा, क्योंकि उसे ये वाली सैलरी प्राप्त करनी है। तो ये विभेदात्मक मजदूरी दर की प्रणाली को, जैसे अपन अपनी शैक्षिक संस्था में देख सकते हैं कि जितने भी हायरार्की सिस्टम पाया जाता है वहाँ हमेशा यही है, नीचे निम्नतम स्तर चालू होता है और फिर एक उच्चतम स्तर होता है, और हर एक निम्नतम स्तर वाला उच्चतम गुणों को प्राप्त करके उच्चतम स्तर तक पहुंचना चाहता है। तो ये इसको इन्होंने विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली की तकनीक कहा है। अब आता है अपवाद का सिद्धांत। अपवाद का सिद्धांत में ये बोलते हैं कि हर संस्था में एक टॉप का या एक प्रबंधन का कर्मचारी होता है जो टॉप मैनेजर होता है, पर कुछ निम्नतम जो लोग होते हैं उनके बीच में जो भी घटनाक्रम है या जो भी कोई प्रॉब्लम है वो यहीं तक ही सॉल्व हो जानी चाहिए, उच्चतम लेवल पे नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। उसका रीजन इन्होंने सिंपल दिया है कि उससे ना जो स्किल्ड लोग हैं, जो उच्च गुणों को प्राप्त लोग हैं, उनका टाइम वेस्ट होता है। तो इस प्रकार हम अपने टाइम को बचा सकते हैं कि नीचे ही किसी भी प्रॉब्लम का नीचे ही समाधान कर लिया जाए। तो ये टेलर साहब का वैज्ञानिक विचारधारा का प्रबंधन का सिद्धांत था, जिसमें इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से मानवीय संबंधों को दरकिनार करते हुए वैज्ञानिक पद्धति पर प्रबंधन के सिद्धांत दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया है और आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जो आरपीएससी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर भी कर सकते हैं। और आपको इस विषय से संबंधित नोट्स, शॉर्ट नोट्स सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और आज के लिए अभी बस इतना ही, कल आगे और कंटिन्यू रखते हैं ये। थैंक यू।